Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the large intestine. तो आज के इस लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा था। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है और ये पार्ट 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, 3 सब पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। The small intestine differentiated into the 3 subpart. These are the duodenum. Duodenum is the first initial part of the small intestine. These are the C-shaped structure. Duodenum हमारे small intestine का सबसे पहला पार्ट होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ C-shape होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। नेक्स्ट पार्ट विल बी द jejunum. Jejunum स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट था। Jejunum is the middle part of the small intestine. ये जो है लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट था वो था हमारा इलियम। इलियम इज द हाईली कॉइल्ड एंड लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपने आप में एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो इलियम होता है वो काफी लंबा पोर्शन होता है। तो इसके बारे में हमने देख लिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं वो हमने देख लिया था। स्टूडेंट एक बात याद रखिए, डाइजेशन जो हमारी बॉडी में होता है, डाइजेशन के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन जो मेनली कंडक्ट होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंडक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसे हम इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के बोलते हैं। उसमें बाइल जूस भी आके मिल जाता है, पैंक्रेटिक जूस भी आके मिल जाता है। तो मेनली जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और अलोंग विद द डाइजेशन फूड मटेरियल का जो मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी आपको कहां देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। देखिए हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। मसल्स का होना बहुत जरूरी है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। मसल्स नहीं होंगे तो हमारी पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक तरह का मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है जिससे कि फूड मटेरियल जो है हमारा मूव आउट कर रहा है, तो वो मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? यदि मसल नहीं हुए तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मसल्स होते हैं वो थिन होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडोमिनेंट नहीं होते हैं यदि हम उसके एनाटॉमी के बारे में बात करें। बट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का यदि आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं, यदि आप स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको कुछ, जैसे मान लो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और हमने इसका क्रॉस सेक्शन देखा, तो आपको इस क्रॉस सेक्शन में देखिए आपको क्या दिखेंगे, इसके अंदर की साइड में आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। यू विल बी ऑब्जर्व द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको ल्यूमेन के अंदर, इन्हें हम बोलते हैं तो ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें हम इंटेस्टाइनल विली के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइनल विली क्या काम करते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है मेरे पास, इससे यदि पोंछा लगाने के लिए बोल दिया जाए तो पोंछा नॉर्मली लग जाएगा। यदि इसमें थोड़े थोड़े इस तरह के जो है रफ स्ट्रक्चर्स होते, थोड़े धागे धागे टाइप के निकले हुए रहते और इससे मान लीजिए पोंछा लगाने को बोला जाता तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता, वो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्व करता है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पानी फैल गया, उसको जो है इस कपड़े से लेके हमको दूसरे का डालना है, तो स्मूथ कपड़ा उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा जितना रफ कपड़ा काम करेगा ना। तो सेम एक्टिविटी आपको यहां पर देखने को मिलती है, इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है।
इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है आपको दिख रहा है, इंटेस्टाइनल विलाई। अब ये इंटेस्टाइनल विलाई होते क्यों है? इंटेस्टाइनल विलाई इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी होने की वजह से एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाता है ना। कैसे? अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूं। ये स्मूथ सरफेस से फूड मटेरियल पास आउट हो रहा है और एक सरफेस ऐसा है यहां से फूड मटेरियल पास आउट हो रहा है। अब मान लीजिए ये सरफेस ए है और ये सरफेस बी है, तो किस सरफेस के ऊपर से फूड मटेरियल का फ्लो हो तो ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा, ए से या बी से? बी से होगा ना। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस रफ है, उसमें छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और एब्जॉर्प्शन प्रोडोमिनेटली होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में यही देखने को मिलता है। मतलब आपको क्या दिखाई देगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का होलो स्पेस, इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन, और इसके अंदर की जो वॉल है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम विली के नाम से जानते हैं। और विली में भी स्मॉल माइक्रो विलाई होते हैं। मतलब यदि हम एक विली को बड़ा करके देखें, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे यदि हम बड़ा करके देखें तो आप क्या देखेंगे? जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में भी आपको छोटे छोटे ऐसे विलाई दिखाई देंगे। तो आप देखिए ना, इनॉर्मस सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इफेक्टिवली होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये हमारा क्या है, इंटेस्टाइनल विलाई, और इस पे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो विलाई के नाम से जानते हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम माइक्रो विलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को माइक्रो विलाई के नाम से जानते हैं। तो इंटेस्टाइन की अंदर की जो ल्यूमेन है, जो कैविटी है, उसकी वॉल में विलाई है। उन विलाई को हमने इंटेस्टाइनल विलाई बोला, और उन इंटेस्टाइनल विलाई के ऊपर छोटे छोटे और विलाई हैं, इन्हें अपन ने क्या बोला? माइक्रो विलाई। इट बिकम क्लियर? ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। फिर लार्ज क्यों बोला? सीधी सी बात है, बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया तो लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां कैसे क्या होता है मैं भी आपको बताता हूं। So now we discuss about large intestine. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, now we discuss about large intestine. तो स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर लंबा स्ट्रक्चर होता है। इसका जो लेंथ है वो कितना होगा? वो होता है इसका 1.5 मीटर लेंथ है। हमने शायद स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ के बारे में नहीं बताया ना आपको, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ भी देख लेते हैं। मैं इधर बता देता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्टूडेंट, जो हमारा स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है, इसका लेंथ अप्रोक्सीमेट 6.25 मीटर समथिंग होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होगा?
6.25 मीटर। और इसमें भी आप देखेंगे कि जो डिओडायनम का जो लेंथ होता है वो 25 है। डिओडायनम का होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है डिओडायनम। उसके बाद जेजुनम, जेजुनम होता है 2.5 मीटर समथिंग होता है। और जो इलियम होता है उसका लेंथ होता है 3.5 मीटर। हीलियम का लेंथ कितना होता है? 3.5 मीटर होता है। तो टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना हो जाता है? 6.25 मीटर हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ब्रूनर्स ग्लैंड्स केवल ड्यूडारम में देखने को मिलते हैं और पेयर्स पाउच जो पैचेस होते हैं वो मेनली आपको इलियम में देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिलेंगे? आपको इलियम के अंदर देखने को मिलते हैं। हाँ, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। हम लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ डिस्कस कर रहे थे, वो कितनी है? 1.5 मीटर समथिंग होती है। अब हम एनाटॉमी देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कहां ओपन हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट हो गया? तो स्टूडेंट, दिस पार्ट इज द इलियम। इलियम कहां पे ओपन हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। अब इलियम जो जहां पे ओपन होता है वहां पर एक वाल्व होता है और इस वाल्व को हम बोलते हैं इलियोकोलिक वाल्व। इलियोकोलिक वाल्व, ये इसे हम स्पिंचर के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये करता क्या है? अब देखो, जब फूड मटेरियल का प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब फूड मटेरियल इलियम से कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो जब भी इलियम से फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर एक गेट आ गया। उस गेट का नाम क्या है? इलियोकोलिक वाल्व या फिर स्पिंचर। अब ये करेगा क्या? ये फूड मटेरियल के बैक फ्लो को रोकता है। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन से वापस फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आना चाहिए, उसका बैक फ्लो रोकना है ना। तो बैक फ्लो रोकने का काम कौन करेगा? ये हमारा इलियोकोलिक वाल्व करता है। ठीक है, अब फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां गया? लार्ज इंटेस्टाइन में गया। मतलब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एरिया? इलियम। इलियम से कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्टूडेंट, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है इसका सीकम। सीकम, ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन इज नोन एज सीकम। ये पोर्शन कौन सा है? सीकम। अब इसके बाद आप देखेंगे ये पोर्शन ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, फिर एक इधर नीचे आ रहा है। ये वाला पूरा जो पोर्शन दिख रहा है, इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉलम के नाम से जानते हैं। और ये इलियोकोलिक वाल्व जो होता है ना, वो कॉलम के और सीकम के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप देखिए ये इलियोकोलिक वाल्व, इलियोकोलिक वाल्व के ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है, उस ऊपर के पोर्शन को हम बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे उसको? हम कॉलम के नाम से जानेंगे। और नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलेंगे सीकम। उसे हमने क्या बोला? सीकम बोला। अब कॉलम देखिए, कॉलम में 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट कौन सा है इसका? अब फूड मटेरियल इधर से कहां जाएगा? ऊपर की साइड में जाएगा ना, इधर ऊपर की साइड में जाएगा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। ये हो गया
ascending column. This portion is known as ascending column. अब ऊपर जाने के बाद फूड मटेरियल कहाँ जाएगा? अब वो ऐसे जाएगा फूड, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? यहां पे आपको ट्रांसवर्स कॉलम दिखाई देगा। तो यहां से लेकर यहां तक का, तो नीचे आपने क्या देखा? यहां से लेकर यहां तक का क्या था? असेंडिंग कॉलम। इधर से इधर आपको क्या दिखाई देगा? ट्रांसवर्स कॉलम। इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलम। अब उसके बाद अब फूड मटेरियल किधर जाना है? अब फूड मटेरियल आएगा नीचे इधर। तो ये वाला पोर्शन को हम बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलम। ये कौन सा कॉलम हो गया? डिसेंडिंग कॉलम। और देखो एक टेढ़ा सा स्ट्रक्चर इधर दिख रहा है ना, तो स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, हल्का सा जो है टेढ़ा पोर्शन और छोटा सा पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज द सिग्मोइड कॉलम. Sigmoid colon is also known as the pelvic column. Why these are known as the sigmoid colon and why these are known as the pelvic column? समझो, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर कुछ सिग्मोइड शेप होता है। यदि मैथमेटिक्स पढ़ा है तो हमने देखा होगा सिग्मोइड ग्राफ किस टाइप का होता है। तो सिग्मोइड शेप इसका है, इसलिए इस कॉलम की सेगमेंट का नाम क्या रखा हमने? सिग्मोइड कॉलम। और दूसरा पेल्विक कॉलम नाम क्यों रखा? पेल्विक कॉलम नाम इसलिए रखा क्योंकि ये हमारा बॉडी का पेल्विक रीजन, जहां पर ये पेल्विक बोन है तो ये हमारा पेल्विक रीजन हो गया। तो पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट है और इसलिए इस पोर्शन को हम पेल्विक कॉलम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब पेल्विक कॉलम के बाद आपको एक छोटा सा जो है एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है। तो वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे एंड वाला पोर्शन है एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द रेक्टम। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टम के नाम से जानते हैं। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो इस रेक्टम में स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, मतलब देखिए जितना भी हम खाना खाते हैं उसका केवल कुछ पोर्शन ही डाइजेस्ट होता है और मेजर पोर्शन जो होता है वो फिर वापस अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड पोर्शन है उसे हम फीकल मैटर के नाम से जानते हैं। फीकल मैटर जो होता है, एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल में फीकल मैटर कहां पे बॉडी यूज करेंगे? तो एक्चुअली जो फीकल मैटर जो बॉडी यूज किया जाता है वो बॉडी यूज कहां पे किया जाता है? वो रेक्टम में किया जाता है। तो रेक्टम में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फीकल मैटर। माफ कीजिए, उसे हम फीकल मैटर के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इस फीकल जो मैटर है वो आपको रेक्टम में दिखाई देगा और रेक्टम में एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसे इस एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो आप देखें हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी पार्ट को। तो पहला पार्ट कौन सा है स्टूडेंट? सीकम। तो जब भी फूड मटेरियल कहां पे आया? इलियोकोलिक वॉल से जब भी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो सबसे पहले फूड मटेरियल कहां पे आएगा? सीकम में आएगा। ठीक है। सीकम कैसा है उसे समझें। तो जैसे सीकम जो होता है वो एक ब्लाइंड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है जरा समझिए स्टूडेंट। जैसे सपोर्ट है ये ऊपर वाला पोर्शन कॉलम
और कॉलोन के नीचे वाला ऐसा एक ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे, सीकम। और कॉलोन और सीकम का जो जंक्शन है, यहां पर आप क्या देखते हो, यहां पर आप देखते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का यहां पर ओपनिंग होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है यार। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हमने क्या बोला, इस ओपनिंग को हमने बोला इलियोकोलिक वॉल्व। तो इसके ऊपर का जो भी पोर्शन है, इसको हमने बोला कॉलोन, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलेंगे सीकम। तो सीकम एक साइड से बंद है और एक साइड से ओपन है। एक साइड से बंद है तो एक साइड से ओपन है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर हो गया सीकम। सीकम एक तरह से ब्लाइंड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो गया। कैसा स्ट्रक्चर हो गया सीकम स्टूडेंट, एक ब्लाइंड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। अब इसमें होते क्या है, अब इस सीकम के अंदर आपको ढेर सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे सीकम में आपको, यहां पे आपको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अभी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो इसको पहले समझने के पहले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को समझ लो। जैसे सपोज जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन है, ए और बी। अब इस ए को बी से फायदा, बी को ए से बेनिफिट। तो यहां पर ए और बी को एक दूसरे से बेनिफिट है ना। तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोला हमने, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसी तरह का रिलेशनशिप हमें इन बैक्टीरिया के साथ देखने को मिलता है, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉलोन में प्रेजेंट होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले बैक्टीरिया मतलब कैसे, कोई भी बैक्टीरिया हमारे लिए सिम्बायोटिक है, इसका मतलब यह है कि हमें उससे बेनिफिट हो रहा है, उसे हमसे बेनिफिट हो रहा है। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, जिन मटेरियल का डाइजेशन प्रॉपर हुआ नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनका फर्मेंटेशन करेंगे और फर्मेंटेशन करके ढेर सारे विटामिन प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आया ना। तो यहां पर आपको ढेर सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हमें सीकम के एंड पोर्शन पर एक आपको ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ दिखाई देगा। देखो इस तरह का पोर्शन निकला हुआ दिखाई देगा। अब इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस पोर्शन को किस नाम से जाना जाता है, इसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अब ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स करता क्या है, देखो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है आपने सुना होगा कि स्टोन एज में ह्यूमन बीइंग नोमैडिक था, इधर उधर घूमता फिरता रहता था। तो उस जमाने में ह्यूमन बीइंग घास खाया करता था, चारा खाया करता था, 100% वेजिटेरियन था। अब हमारा जो चारा होता है, जो घास होता है, उसमें सेल्यूलोज होता है। तो आज की डेट में तो हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते, पर उस जमाने में इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर क्या थे, यहां पर जो है सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हुआ करते थे। आपको समाज में क्या देखने को मिलता था, यहां पर सेल्यूलो डाइजेस्टिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया देखने को मिलते थे। तो उस जमाने में जो भी ह्यूमन बीइंग घास खाया करता था, उसका डाइजेशन कौन करते थे,
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के ये बैक्टीरिया किया करते थे। कौन से? सेलुलोज डाइजेस्टिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। पर प्री हिस्टोरिक एज में ह्यूमन बीइंग ने फायर की डिस्कवरी कर ली थी। फायर की डिस्कवरी के बाद उसने घास खाना काफी कम कर दिया, लगभग बंद कर दिया। तो इसमें जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया थे वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया खत्म हो गए। अब हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है ही नहीं, हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते। अब इस ग्लैंड का क्या हुआ? तो स्टूडेंट, ये जो ग्लैंड है कौन सी? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो एक फिंगर लाइक एक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन के फॉर्म में दिखाई देती है, यह अब एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई? है एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, थोड़ा इसको समझो। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे तो उसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। देखो, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है, एक मिनट, तो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब क्या? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि किसी जमाने में ये ऑर्गन एक्टिव था, पर अब ये खाली रूडिमेंट्री हो गया, वेस्टिजियल हो गया, कोई मतलब का नहीं रहा। ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें क्या है ये? अब ये केवल एक लिम्फेटिक ग्लैंड है। अब हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या हो गया? खाली फक्त ये लिम्फेटिक ग्लैंड है, ठीक है। पर उस जमाने में इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहा करते थे। अब सीकम का क्या इंपॉर्टेंस है? सीकम का इंपॉर्टेंस यही है कि भाई इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो फूड मटेरियल में जो भी कुछ हम खाते हैं उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा कौन सा? हमारा कॉलॉन वाला पोर्शन। Now we discuss about the colon. कॉलम का ये वाला पोर्शन, सीकम के ऊपर क्या है? कॉलम। कॉलम का ये जो पोर्शन ऊपर जा रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग कॉलम। और ये ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मॉइड कॉलम। तो हमारा कॉलम कितने पार्ट में डिफरेंशिएट होता है? आवर कॉलम डिफरेंशिएट इनटू द 4 पार्ट। कितने पार्ट में डिफरेंशिएट है? ये 4 पार्ट में हमारा कॉलम जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको छोटे 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 पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इसे हम हस्ट्रा के नाम से जानते हैं। ये दिख रहा है ना छोटे 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 कॉलम में पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं हस्ट्रा। और इसमें आपको देखिए आपको एक लॉन्जिट्यूडनल एक धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में। सेंटर में दिख रहा है ना आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम टीनिया कोली के नाम से जानते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टीनिया कोली। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये दिख रहा है ना आपको, एक धागे की तरह दिख रहा है ऊपर से नीचे तक जाते हुए। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टीनिया कोलाई। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टीनिया कोलाई, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारा? सिग्मॉइड कॉलम आ गया, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और हमारा सिग्मॉइड कॉलम। सिग्मॉइड कॉलम आ गया।
उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट, उसके बाद आता है एनस, उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, एनस दिखाई देगा। तो हमारा याद डायग्राम में देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे कॉलोन का कौन सा पोर्शन एनस में ओपन हो रहा है, सिग्मोइड कॉलोन जो हो रहा है वो रेक्टम में ओपन हो रहा है। रेक्टम का क्या काम होता है, रेक्टम का काम होता है स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और फिर उसके बाद इसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट ओपन आउटसाइड बाय अ एनस। किसके थ्रू ये बाहर ओपन हो रहा है, एनस के थ्रू बाहर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल पूरा डिस्कस कर लिया, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन पूरा डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, डाइजेस्टिव ग्लैंड बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे हम देखेंगे। ये क्लियर हो गया ना? थैंक यू स्टूडेंट्स।